नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को मैं टीच करने जा रहा हूँ वो पर्यावरणीय मुद्दे स्थानीय क्षेत्र और वैश्विक संदर्भ में है। यानी पर्यावरण के जो कुछ मुद्दे हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन पर डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट विषय में और यूनिट फर्स्ट पेपर के यूनिट एनवायरमेंट में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें आज जो चर्चा होगा वो पॉल्यूटेंट्स एंड एयर क्वालिटी पर चर्चा करेंगे। तो पॉल्यूटेंट्स और एयर क्वालिटी क्या है, इन पर बात होगी। देखिए, वायु प्रदूषक के वे पदार्थ होते हैं जो जलवायु के साथ पर्यावरण, पौधों की फिजियोलॉजी, पशु प्रजातियां, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, साथ ही साथ मानव फसलों या मानव निर्मित संरचनाओं के रूप में मानव संपत्ति के साथ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाले तत्वों में देखा जाए तो जो वायु के ऐसे घटक जो वायु को नुकसान पहुंचा रहे हैं या वायु के अंतर्गत मिश्रित होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, उसको इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। हम सूची के शीर्ष पर जलवायु को इसलिए रखते हैं क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में मानवता का सामना करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक माना गया है। इस संदर्भ में कुछ जलवायु परिवर्तन संबंधी कारक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड, जो अन्यथा जीवित जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उन्हें क्लासिक प्रदूषकों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड जैसे यौगिक भी इसी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। अब दूसरी ओर जलवायु अनुसंधान ने कुछ यौगिकों को लंबे समय तक वायु प्रदूषकों उदाहरण के लिए ब्लैक कार्बन के रूप में जलवायु के गर्म होने से जोड़ा जाता है। ब्लैक कार्बन का मतलब कार्बन का वह स्वरूप जो मानव द्वारा उत्सर्जित हो रहा है, यानी मानव की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हो रहा है और एटमॉस्फेयर को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर को नेगेटिवली इफेक्ट करने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्रिएशन करना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से पृथ्वी के सारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से पृथ्वी की जो तापमान में वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज देखा जा रहा है, यानी कि तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसे ब्लैक कार्बन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं आंतरिक दहन इंजन से उत्सर्जन निर्वंशजनक प्रदूषण का एक अनुकरणीय स्रोत है। अब इसके साथ साथ जो आंतरिक दहन हो रहा है, यानी इंटरनल कंबंशन है, जैसे हम किसी भी मोटर को चला रहे हैं, गाड़ी का चलाना है, तो इनकी वजह से जो प्रदूषण के कुछ घटक या कह सकते हैं गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल रहे हैं, ये वायु को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषण के कुछ स्रोत जैसे कि जंगल की आग, अब प्राकृतिक घटनाओं को देखें तो जंगल की आग, मानव की गतिविधि, दोनों इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं में जंगल की आग जैसे प्रकृति की किसी भी अत्यधिक ऊष्मा, गर्मी, सूर्य के ताप से उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है, प्रदूषण पनपता है। तो प्रदूषण के पनपने के लिए सिर्फ मानव ही नहीं कहा जाए जिम्मेदार है, बल्कि प्रकृति भी जिम्मेदार है। परंतु प्रकृति द्वारा जितना प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है वो प्रकृति के विभिन्न तत्वों के द्वारा उसे कहा जाए तो साम्य कर लिया जाता है, एकोमोडेट लिया जाता है, सस्टेन कर लिया जाता है। लेकिन मानव द्वारा प्रदूषण की मात्रा धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि वो प्रकृति को काफी हद तक नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और नेगेटिवली उसको कहा जाए तो एटमॉस्फेयर को हमारे जीने के प्रतिकूल, यानी जीवन जीने के प्रतिकूल में बदलता चला जा रहा है। वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं प्राथमिक प्रदूषकों को विभिन्न रासायनिक प्रजातियों में बदल सकती हैं। ये प्रतिक्रियाएं हानि रहित यौगिकों और माध्यमिक वायु प्रदूषक दोनों को उत्पन्न कर सकती हैं, जो उनके पूर्ववर्ती से अधिक हानिकारक हो सकती है। यानी उनसे देखा जाए कि इनके द्वारा जो और भी कंपाउंड्स डेवलप होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने जनरेट किया, कंबंशन के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हुआ,
ये अपनी जगह पर तो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, परंतु ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो अनसैचुरेटेड हैं और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको और भी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। परिणाम स्वरूप ओजोन को विखंडित कर देगा, ओजोन मंडल को क्षति पहुंचा देगा, जिससे कि और भी ज्यादा नेगेटिव रोल प्रकृति में ऊष्मा को बढ़ने के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। क्योंकि ओजोन मंडल का क्षय होने में ही जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी के पास बड़ी मात्रा में आने लगती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर वायुमंडल पृथ्वी का और भी गर्म होने लगता है। अब यहाँ चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ही प्रदूषकों को जो एटमॉस्फेयर में काफी हद तक विद्यमान है और प्रकृति को विभिन्न तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का नेचुरल सोर्स क्या है? तो उसका नेचुरल सोर्स है बिजली का कड़कना, यानी लाइटनिंग्स। तो बिजली का कड़कना इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। और दूसरा सोर्स है सॉइल बैक्टीरिया, यानी मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे सोर्स हो सकते हैं। मानव जनित अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस को देखें, मानव जनित तो हाई टेम्परेचर फ्यूल कंबंशन, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड यूटिलिटी। तो मोटर व्हीकल्स, जो मोटर है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाहन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जनरेटर चल रहा है, जेनसेट चल रहा है, इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी जो इंजन लगाए गए हैं, बड़े बड़े कल कारखानों में बड़े बड़े कहा जाए तो कहें तो यंत्र संचालित हो रहे हैं। इनके संचालन द्वारा उत्पन्न हो रहे विभिन्न प्रकार की गैसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का पनपना हो जाता है। एक बार यूजीसी नेट में यह प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन कैसे पनपता है, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनका पनपने का जो प्रमुख कारण है, प्रमुख सोर्स मानव जनित अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो वह हाई टेम्परेचर। जब उच्च तापमान विकसित होता है तो नाइट्रोजन विखंडित होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदल जाता है। अब उच्च तापमान कैसे हो सकता है? तो जनरली अगर हम उच्च तापमान को देखें तो उच्च तापमान के रूप में ईंट भट्टों को लिया जा सकता है। तो उच्च तापमान को हमने देखा कि जो बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, ईंट भट्टे, जिसमें ईंट को पकाया जाता है। तो कच्ची मिट्टी की ईंट जो है ढालने के बाद उन्हें पकने के लिए बड़े बड़े भट्टे बनाए जाते हैं, ब्लास्ट बनाए जाते हैं, और उन ब्लास्ट में काफ़ी ऊंचाई रखी जाती है, ऊपर से धुआं निकलने का बनाया जाता है। इन ब्लास्ट में नीचे जो है आग को इस प्रकार से तेज आग को जलाकर काफ़ी ऊष्मा पैदा की जाती है और इसमें ही ईंट रखी जाती है। इससे 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इस भट्टे के अंदर पैदा होता है। अब इतनी बड़ी ताप जब पैदा की जाती है तो आसपास की नाइट्रोजन जो है वो विखंडित होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बदलती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पनपते हैं। एनवायरनमेंट पे कैसा इसका प्रभाव पड़ता है, जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को निर्मित करने के लिए, स्मॉग मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज स्मोक प्लस फॉग, यानी एक पोर्टमंट्यू शब्द है जो स्मोक या फॉग के निर्मित से बना। पोर्टमंट्यू का मतलब होता है दो भिन्नार्थी शब्दों को इस प्रकार से जोड़ा जाना कि एक नवीन अर्थ की शब्द का उत्पत्ति हो जाए। तो स्मोक और फॉग दो भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं जिनको जोड़ने से स्मॉग का निर्माण हुआ। फोटोकेमिकल स्मॉग का मतलब जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाले स्मॉग हैं। तो जनरली उस दृष्टिकोण से देखें तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट का रूप में कार्य करता है और सूर्य की किरणों के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करता है। जनरली हम जो स्मॉग की बात करते हैं वो प्रदूषण की वजह से उत्पन्न हो रहा होता है, लेकिन ये स्मॉग जो है ये कहा जाए तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के माध्यम से उत्पन्न होने वाला स्मॉग है। एसिड रेन की उत्पत्ति, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड के रूप में बदल जाता है। क्यों? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो जो NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO2, तो ये जाकर बादलों की बेड से यानी बादलों की निचली तली से पानी को एब्जॉर्ब करता है
और HNO3 का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप नाइट्रिक एसिड बन जाता है और बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर यही आगे चलकर जब भारी बारिश वगैरह उत्पन्न होती है तो नाइट्रिक एसिड पृथ्वी पर गिरता है और ये इतना पावरफुल होता है कि ये पत्थरों को भी झरा देता है, यानी पत्थरों को भी धीरे धीरे गला देता है। परिणाम स्वरूप सुंदर मॉन्यूमेंट्स, अच्छे मॉन्यूमेंट्स, खूबसूरत मीनारे, ये सब धीरे धीरे गलने और झरने लगते हैं। इसी का परिणाम था कि ताजमहल के 200 किलोमीटर, ताजमहल के पास स्थित 200 किलोमीटर तक जितनी फैक्ट्रीज थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। इसका उद्देश्य यही था क्योंकि इन फैक्ट्रियों द्वारा बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेंट्स छोड़े जा रहे थे। परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा था जो बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जा रहा था और फिर बारिश की वजह से ताजमहल के ऊपर ये नाइट्रिक एसिड एक प्रकार से एसिड रेन के रूप में हो रहा था, जिससे ताजमहल की खूबसूरती धीरे धीरे घटने लगी थी और देखने में आ रहा था कि ताजमहल का जो संगमरमर है वो पीला पड़ रहा है और वो धीरे धीरे झड़ने लगेगा। अगर यह कंटिन्यूटी बनी रही तो कुछ समय के बाद पूरा ताजमहल ही झड़ जाएगा और फिर एकमात्र यही कहना रहेगा कि कभी यहाँ ताजमहल था। अतः इस दृष्टिकोण से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्राइमरी पॉल्यूटेंट की रोल अदा करता है और इसके अलावा ये अन्य रोल में जो अदा करता है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रक्शन करना। मैंने भी आपसे चर्चा किया कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NO, जब इनको देखें इनकी संरचना कैसी, इनकी संरचना एक अखंडित संरचना है, यानी देखा जाए तो ये संरचना ऐसी संरचना है जो पूर्ण नहीं है। अब ऐसे कंपाउंड जो पूर्ण नहीं होते वो हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन कंपाउंड से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो ये जब बादलों द्वारा अवशोषित हो गया तो ठीक है, चलिए नाइट्रिक एसिड के रूप में बदल जाएगा, लेकिन अगर ये उससे ऊपर निकल गए तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जहां ओजोन मौजूद है और ये ओजोन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी एक सिंगल अमाउंट ऑफ O है। अब NO प्लस O होगा तो NO2 बन जाएगा। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन और भारी होगी और वो नीचे वापस लौट आएगी। ओजोन विखंडित हो जाएगा, ओजोन की जगह खत्म हो जाएगी। ओजोन जहां नहीं रह जाएगा वहां अल्ट्रावायलेट किरणें प्रकृति के अंदर प्रवेश करेंगी और इस प्रकार से मानव की हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे लिए खतरनाक रोल अदा करता है। इसके बाद बात करेंगे पार्कुलेट्स की। पार्कुलेट्स वास्तव में धूल के कण होते हैं। तो धूल के कण, अभी धूल के कण कई कारणों से निर्मित होते हैं, जिसका कारण अगर हम प्राकृतिक कारणों की बात करें, नेचुरल सोर्स की बात करें, तो फॉरेस्ट में आग लगना, यानी जंगल की आग। जंगल की आग में बहुत से तत्व जलेंगे, कई ऐसे होंगे जो अध जले कचड़े होंगे और वो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकुलेट मैटर्स इधर उधर विचरण करेंगे। विंड इरोजन का तात्पर्य है कि हवा से जो हवाओं के माध्यम से जो तत्व एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण मौजूद हो जाते हैं। वल्कनिक इरप्शन एज यू ऑल नो डैट किसी भी ऐसे स्थान पे जहां का क्रस्ट कमजोर है, प्रकृति की पृथ्वी के अंदर कहा जाए तो कोर में मौजूद, मेंटल में मौजूद जो गर्म लोहा ताप है वो पृथ्वी के बाहर आने का प्रयास करता रहता है। ऐसे दृष्टिकोण से वैल्कनों के रूप में ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर देखा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट में काफी बड़े पैमाने पर उद्भेदन होता है लावा का, और ये लावा एक प्रकार से कई बार ये धूल के धुएं या कणों के रूप में भी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है और ये नुकसान पहुंचाता है हमारे एटमॉस्फेयर को। और देखा यह जाता है कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी बड़े पैमाने पे पार्कुलेट मैटर्स यानी धुएं में धूल के कण या धुआं एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो ये इसका सोर्स है, यानी कि पार्कुलेट मैटर्स का सोर्स हम देखें प्राकृतिक सोर्स के रूप में तो फॉरेस्ट के फायर्स, विंड एरोजन, वैल्कनिक इरप्शन को रखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम मैन या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस की बात करें, मानव जनित सोर्स स्रोत, तो कंबंशन ऑफ बायोफ्यूल सच एज वुड,
तो कंबंशन ऑफ बायोफ्यूल्स जनरली जो लकड़ी है उसको बायोफ्यूल में रखा जा सकता है। लकड़ी, पत्ते, जो भी पेड़ द्वारा जनित फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स यानी ईंधन हैं, उनका जलना और इसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स का जलना सच एज कोल एंड डीजल। तो ये सभी चीजें जब जलती हैं तो अपने कुछ अवशेष एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ये अवशेष एटमॉस्फेयर को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। परिणाम स्वरूप पार्कुलेट मैटर छोटे छोटे एटमॉस्फेयर में टहलना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से ये पार्कुलेट मैटर्स हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। अब ये कैसे मानव को प्रभावित करता है? तो सबसे पहली बात तो ये इट रिड्यूसेस द एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी, यानी एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, यानी दिखना। अब एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं हवा वायु में अगर पार्कुलेट मैटर्स ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है विजन हमारी कमजोर हो जाएगी। दूसरा है ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट यानी मानव पर मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना। और तीसरा है ब्लैक कार्बन पार्कुलेट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ब्लैक कार्बन, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की वो तत्व जो मानव जनित विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, कार्बन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ना और इस कार्बन एमिशन के वजह से प्रकृति में प्रदूषण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पूरी प्रकृति इस कार्बन और विभिन्न अन्य तत्वों से घेर ली जाती है। परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है और इस हरित ग्रह प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना देखा जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पार्कुलेट्स के विषय में बताया। अब चर्चा करेंगे तीसरा महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से देखें तो वोल्केनिक एरप्शन से उत्पन्न होता है और सड़न से भी, यानी जब कोई चीज सड़ती है तो भी सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न इसके स्रोत हैं। लेकिन मानव जनित स्रोतों की बात करें तो कोयले का जलना यानी कोल कंजम्पशन और पेट्रोलियम रिफाइनरीज यानी पेट्रोल जहां पर छांटा जाता है, जहां पेट्रोल को साफ किया जाता है। जनरली प्रकृति में जो पेट्रोल पाया जाता है वो उसे कच्चा तेल कहते हैं। जनरली वो शुद्ध नहीं होता, उसे शुद्ध किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज को दूर करके हम अपने उपयोग के अनुसार, जिस हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपने उपयोग के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते हैं। तो वहां पर परिवर्तन के दौरान भी सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसके अलावा डीजल इंजन्स बर्निंग हाई सल्फर फ्यूल्स, तो वो डीजल इंजन्स जो देखा जाए एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, डीजल इंजन जो है वो जो जलते हैं, उन डीजल इंजन के कंबंशन से भी सल्फर फ्यूल्स डीजल के द्वारा निकलता है। परिणाम अगर देखें तो एसिड रेन एक मेजर परिणाम है जो एसिड रेन के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, जब मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रूप में होंगे। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बादल के साथ रिएक्ट करेंगे, बादलों के बेड में यानी कि उसके बेस में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में परिवर्तित हो जाएगी और फिर वही होगा कि एसिड रेन होगा और ये पत्थरों को झरना शुरू करेगा, उसे नुकसान करना शुरू करेगा। स्टूडेंट, मैंने 3 महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट्स की बात अभी तक चर्चा किया। एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है पार्कुलेट मैटर्स, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा बात करेंगे ओजोन की। ओजोन जनरली ओजोन पे तो मैंने पूरा एक चैप्टर आपके लिए तैयार किया है। इस पर ओजोन, सरफेस ओजोन, लो लेवल ओजोन, ओजोन लेयर, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो आपको अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने के दृष्टिकोण से लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द ट्रोपोस्फेयर यानी सूर्य की किरणों से जो रिएक्शन होता है ट्रोपोस्फेयर में, उसे इसके अंतर्गत ओजोन का निर्माण देखा जाता है। लेकिन अगर मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के रूप में बात करें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, तृतीयक प्रदूषकों के रूप में, दैट इज प्रोड्यूस्ड फोटोकेमिकल स्मॉग।
तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग निर्मित करने में एक रोल अदा करता है। इससे नुकसान डैमेज टू प्लांट्स, क्रॉप्स, मैन मेड प्रोडक्ट्स, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करना इत्यादि इत्यादि। इस पर इन डेप्थ मैंने पूरा ओजोन के ऊपर जो चैप्टर बनाया था उसमें पूरा इसका डिस्कशन किया ही है। नाउ कम टू द अगला जो नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है उसकी डिस्कशन करें तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रकृति द्वारा कैसे उत्पन्न होता है, इस पर अभी कोई पुख्ता तत्व नहीं मौजूद है। लेकिन अगर हम मानव जनित क्रियाओं से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिच इन स्टोइकोमेट्रिक कंबंशन, यानी जब काफ़ी अच्छे तरीके से ईंधन का जलन होता है, ईंधन जल जाता है या पूरी तरीके से ईंधन की खपत हो जाती है, पूरी तरीके से जलन के बाद जो तत्व बचता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाई देता है या मिलता है। मेनली फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। ये देखा गया कि जो मोटर व्हीकल्स है जब अच्छे तरीके से से कहा जाए कि कंबंशन हो जाता है तो अच्छी तरह से कंबंशन होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। जो जनरली जब कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाए तो मोटर व्हीकल्स के माध्यम से एटमॉस्फेयर में बढ़ा और इससे भी कार्बन एमिशन की मात्रा बढ़ी। मोस्ट कॉमन प्रभाव जो डालता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे हेल्थ पर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेहद जहरीली गैस है। अगर आप थोड़ी देर किसी एक रूम में बैठिए और वहाँ पर ऑक्सीजन को आने की कोई स्थिति ना हो, पूरी तरीके से रूम पैक्ड हो और ऑक्सीजन जो उस रूम में मौजूद है उसे आप श्वसन करते रहिएगा तो धीरे धीरे आप ऑक्सीजन को लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में एक्सेल करते रहेंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलते रहेंगे। ऑक्सीजन कार्बनाइज्ड हो जाएगा और एटमॉस्फेयर जिस कमरे में आप बैठे हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड की दर बढ़ जाएगी। धीरे धीरे ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपकी मजबूरी हो जाएगी, इसे ही आप इनहेल करोगे और इससे क्या होगा कि आपके हीमोग्लोबिन का स्तर नहीं मेंटेन हो पाएगा। परिणाम स्वरूप जो आयरन लेवल है आपके ब्लड में वो सर्कुलेशन को प्रभावित करेगा और ब्लड क्लॉट हो सकता है जिससे आपको कोमा हो सकता है और सडन हार्ट अटैक और विभिन्न प्रकार के कार्डियरी डिजीजेस उत्पन्न हो सकती है जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से मौत भी हो सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब चर्चा करूंगा अगली महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट के विषय में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जनरल इसकी उत्पत्ति प्रकृति में अगर देखा जाए तो एनिमल रेस्पिरेशन, मानव और जो जानवर हैं उनके रेस्पिरेशन से, सड़ जाने से, जब कोई चीज़ सड़ती है तो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा देखा जाए तो समुद्र के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जीव तत्व विद्यमान हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब मानव जनित देखें तो मानव जनित तो सीधा सीधा है, इसका उदाहरण है फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड कंबंशन, यानी कंबंशन। फॉसिल फ्यूल्स तो अभी मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन जो ऐसे ईंधन को कहा जाता है जो प्रकृति के गर्भ में काफी समय से समा गए ऐसे जैविक तत्व, ऐसे कहा जाए वनस्पति तत्व जो प्रकृति में किसी कारण की वजह से काफी वर्षों तक काफी दबाव के साथ दफन हो गए, सड़ नहीं पाए और परिणाम स्वरूप वो ऊर्जा उसमें अभी भी है विद्यमान, कार्बन की मात्रा विद्यमान है और उसका स्वरूप में परिवर्तन हो गया। कार्बन के स्वरूप में परिवर्तन होने की वजह से वह पेट्रोलियम पदार्थों में बदल गया। आज जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में कल यानी कभी वो एक जैविक तत्व हुआ करते थे, चाहे वो किसी बड़े जीव के या जानवरों के रहे हों। इस प्रकार से देखिए तो फॉसिल फ्यूल्स वो काफ़ी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। वुड कंबंशन भी यहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लकड़ी का जलना, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी पैमाने पर निकलता है। और ये आपको मैं स्पष्ट बता दूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो मेजर रोल अदा करता है ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट के रूप में, यानी ग्रीन हाउस गैस का मेजर रोल अदा करता है।
प्रकृति के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक सराउंडिंग डेवलप होता है। धीरे धीरे ये पृथ्वी को घेरे चला जा रहा है, यानी पृथ्वी को सब तरफ से घेर लिया जा रहा है। बड़ी मात्रा में ये गैसेस पृथ्वी को चारों ओर से घेरती चली जा रही है, जिससे पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर में जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसका मूल कारण है सूर्य से आने वाली किरणें वो पृथ्वी के पास आ तो जाती हैं, परंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न अन्य ग्रीन हाउस गैसेस इसको पृथ्वी में एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन इसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है। तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जो तापमान है साधारण तापमान से उठ जाता है और धीरे धीरे इस प्रक्रिया के साथ वैश्विक तापमान बढ़ जाना देखा जाता है, जिसे हम एक टर्मिनोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस माना जा सकता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट है वो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो नॉन मीथेन हो। बायोलॉजिकल प्रोसेस से अब जैविक तत्वों के द्वारा जैव जीवों के विभिन्न उपापचयन प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका निकलना देखा जा सकता है। और अगर एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित गतिविधियों में देखें तो इनकम्प्लीट कंबंशन यानी अर्ध जले पदार्थ यानी जब ठीक से नहीं जल पाते हैं, सॉल्वेंट यूटिलाइजेशन, तो ऐसे तत्वों को इसके अंतर्गत नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स में रखा जा सकता है। और जो नेगेटिव इफेक्ट ये डालता है वो ये है कि ये भी एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रूप में रोल अदा कर रहा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग को निर्मित करने में, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनके साथ रिएक्ट करके स्मॉग का फॉर्मेशन कर देता है। स्मॉग के फॉर्मेशन से हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रकृति में विजुअलाइजेशन यानी विजन कमजोर हो जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो मीथेन की बात करेंगे। मीथेन यानी CH4, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो अब पहले से ही अपलोड कर रखा है। मीथेन भी एक पॉल्यूटेंट के रूप में रोल अदा करता है। एनारोबिक डिके और कड च्यूइंग एनिमल्स। कड च्यूइंग एनिमल्स का मतलब कि जो कबार करते हैं, जैसे भैंस है वो मुंह में कोई चीज़ भर के उसे चलाती रहती है और राल चूता रहता है। तो इस प्रकार के जानवरों के द्वारा उनके द्वारा अब वो कैसे डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्टली जैसे उनके द्वारा छोड़ा गया डंक है, जैसे काऊ डंक गोबर है, भैंस द्वारा जो बायो प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो इनमें बड़ी मात्रा में मीथेन पनपता है, यानी इसके सड़ने से धीरे धीरे मीथेन पनपता है। और इसके अलावा एनारोबिक डीके यानी जो डीके यानी किसी जीव तत्व को ठीक से सड़ ना पाने की स्थिति में देखा जाए तो भी मीथेन पनपता है। ऑयल वेल्स है, ऑयल वेल्स का मतलब है कि जो तेल के बड़े बड़े कुंड हैं उनमें भी मीथेन पनपता है। ये तो हो गया प्राकृतिक सोर्स मीथेन का। अगर हम मानव जनित बात करें तो वही नेचुरल गैस लीक एंड कंबशन, जो नेचुरल गैस है जो हम घरों में सिलेंडर में जिसे प्रिजर्व करके खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका लीकेज होना और इसके साथ साथ जब कोई चीज़ जलाई जाती है तो जलने में भी मीथेन थोड़ा बहुत मात्रा में उत्पत्ति होता है। और मीथेन भी एक मेजर रोल अदा करता है ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूटर में, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नाउ यहाँ पर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अगली महत्वपूर्ण गैस जिसकी बात करें तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC एक प्रकार का एक विशेष कंपाउंड है जिसका निर्माण मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की मनुष्य की गतिविधियों से हुआ और जनरली मनुष्य ने इसको एक मैजिकल कंपाउंड के रूप में विकसित किया। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की इन यौगिकों को जोड़ा गया और इनको जोड़ के ये देखा गया कि ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसको एक हाइड्रोकार्बन्स के बाद अगली बड़ी खोज देखी गई जिसने मानव की विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इसमें इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी कि इसे प्रोपोलेंट्स के रूप में प्रयोग किया गया। प्रोपोलेंट्स मतलब रॉकेट के प्रणोदकों के लिए। अब रॉकेट को छोड़ा जाना है तो उसमें जो बड़ी ऊर्जा
प्रदान करने वाले फ्यूल्स हैं उनमें सीएफसी का प्रयोग किया जा सकता है। रेफ्रिजरेंट कूलेंट एजेंट्स के रूप में देखा जाए, सॉल्वेंट के रूप में देखा जाए तो कूलेंट एजेंट्स के रूप में देखा जाए, कूलिंग एजेंट्स के लिए फ्रीजर के अंतर्गत जो गैसेस भरी जाने लगी वो भी सीएफसी से। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम प्रारंभ में तो बड़ा अच्छा था क्योंकि इसने मानव को बड़ी गति दे दी, क्योंकि इसने कूलिंग इफेक्ट पैदा किया और रॉकेट को छोड़ने में इसका बड़ा प्रयोग किया गया। तो ये बड़े अच्छे प्रभाव, इसका बड़ा अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा अल्टीमेट नुकसान था वो ये था कि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को तोड़ने में। यानी कि ये सीएफसी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया गया। ये कंपाउंड जब एटमॉस्फेयर में कुछ लेवल से ऊपर पहुंचता है तो ओजोन मंडल में ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को विघटित कर देता है, अर्थात ओजोन के साथ रिएक्ट कर देता है। और सीएफसी ओजोन के रिएक्ट करके ओजोन का स्वरूप बदल देता है और फिर वहां पर ओजोन हट जाता है। तो जब तापमंडल में ओजोन की मात्रा घटेगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी में बड़ी तीव्र गति से प्रवेश करेंगी और ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के अंदर ऊर्जा की मात्रा बढ़ाएगी, ऊष्मा बढ़ाएगी और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर को क्लियर किया जिसमें एयर के अंतर्गत जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो किस प्रकार से वायु को प्रदूषित कर रहे हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, उनका क्या स्रोत है। दोनों प्रकार की स्रोत, प्राकृतिक और मानवजनित, जिस पर अभी मैंने आपके साथ चर्चा किया। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में एयर क्वालिटी इंडेक्स और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक से आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार व धन्यवाद।